Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all would be fine. So today I am here with you to discuss our second lecture of already running agriculture economy series. In this lecture, I'll discuss with you about the subsidy, types of subsidies and MSP in detail. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF content of this video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. So without wasting our time, let's move to our content. तो सबसे पहले देखते हैं सब्सिडी है क्या. सब्सिडी इज नथिंग बट इज अ बेनिफिट किस टर्म्स में, आइदर इन मनी और सर्विस. ये पैसा भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है. ये किसी इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड की जा सकती है या किसी इंस्टीट्यूशन को भी प्रोवाइड किया जा सकता है. तो सब्सिडी इज अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी और सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू अ इंडिविजुअल और अ इंस्टीट्यूशन. ठीक है. और इससे सब्सिडी को प्रोवाइड कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट. तो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी टर्म्स पे जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है या तो किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूशन को, उसे सब्सिडी कहते हैं. क्लियर. अब सब्सिडी हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, किस लिए, कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी नीडी वन को जब या तो हम प्राइस में कट डाउन करना चाहें, प्राइस उसका कम करना चाहें, या फिर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहें फॉर द फार्मर के लिए हम ये चाहें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. किस तरह से, या तो हम उसे ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें या उसको विद द हेल्प ऑफ मनी या विद द हेल्प ऑफ सम इनकम, सप्लीमेंट इनकम, हम उसकी हेल्प करें उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में. तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू द वीकर सेक्शन, टू द फार्मर्स, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो वीकर सेक्शन है उसको जो हमारा कह सकते हैं कि कोई कमोडिटी है या कोई प्रोडक्ट है वो फिजिबल प्राइस पे मिल जाए जिसको वो अफोर्ड कर सकता है. क्लियर. दिस इज सब्सिडी. उसके बाद आता है फूड सब्सिडी. फूड सब्सिडी क्या होता है, एमएसपी माइनस इशू प्राइस. एमएसपी और इशू प्राइस दोनों को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्राइस एनालिसिस के ऊपर. क्लियर. तो एमएसपी को अभी हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इशू प्राइस क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो एक फेयर प्राइस डिसाइड करती है ऑन द डिपोज, ऑन द शॉप्स, जिससे कि जो कमोडिटी है उसको खरीदा जा सके. दैट इज इशू प्राइस. तो फूड सब्सिडी क्या होती है, एमएसपी जो होती है उससे अगर इशू प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी फूड सब्सिडी आ जाती है. अब फूड सब्सिडी सबसे पहले कब शुरू की गई थी, या सब्सिडी सबसे पहले कब शुरू की गई थी, किस चीज़ पे शुरू की गई थी. तो 1964 में फूड ग्रेन प्राइस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सबसे पहली बार सब्सिडीज शुरू करी थी. किस चीज़ पे शुरू करी थी, ऑन द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज टू हेल्प द फार्मर्स को हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है या क्रॉप्स हैं उन पर सबसे पहले सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी. किसके रिकमेंडेशन पे की गई थी, फूड ग्रेन प्राइस कमेटी की पे. और कौन से ईयर में, इन 1964. क्लियर. उसके बाद आता है हमारा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी सब्सिडी की. क्लियर. तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, कि हम अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा उसको हम बूस्ट कर पाएँ, उसको एम्पावर कर पाएँ. हमारा जो आर्टिकल 48 है उसमें भी मेंशन है कि हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एम्पावर करना है, किस तरीके से उसे बढ़ाना है. क्लियर. उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं वीकर सेक्शन की, उनको पूरा किया जा सके, उनको वो कमोडिटीज़ मिल सके, उनको वो प्रोडक्ट मिल सके. किस चीज़ पे, फेयर प्राइस पे. कि प्राइस हमारा कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिससे कि उसको वो अफोर्ड कर पाएँ. इस वजह से हमें सब्सिडी की ज़रूरत पड़ी. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि हमारी जो 60 to 65 जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. और हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है, इसके लिए भी हमें सब्सिडी की ज़रूरत पड़ी. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा जो इनकम गैप है और इनइक्वालिटी है इनकम में, उसको फिल करने के लिए, कहीं ना कहीं उस गैप को फिल करने के लिए भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारी जो 70% इनकम है वो 10% इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा अर्न करी जा रही है. ठीक है, के थ्रू अर्न करी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इनकम गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें सब्सिडी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद हमारा जो फार्मर है वो अपनी मतलब उसकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अपनी इनकम को कैसे बढ़ा पाए, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री इनकम अपनी अर्न कर पाए, उसके लिए उसे सब्सिडी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छा बना सके. ओके.
उसके बाद हमारा जो जीडीपी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा अभी 15 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर में। प्रीवियसली पुराने टाइम में क्या था, हमारे जो 90s में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था एग्रीकल्चर से जीडीपी में, 30 to 35%। अब ये क्या है, कम होता जा रहा है। तो हमें अपनी जीडीपी परसेंटेज को भी इंक्रीज करना है थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसलिए भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ी है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट कर पाए। अब हमारा आता है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी सब्सिडी का, टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द एग्रीकल्चर मॉडर्न इनपुट सच एज सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कि हम एक बैलेंस बना पाएं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो रही है उसके बीच में, और जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं कि भाई हम सीड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन सिस्टम है, इनके बीच में एक बैलेंस बिठाने के लिए हमारा जो सब्सिडी है उसकी नीड पड़ी। और यही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सब्सिडी का, कि एक बैलेंस हो पाए प्रोडक्शन कॉस्ट में और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनके बीच में। क्लियर। नेक्स्ट कम्स आर टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। तो सब्सिडीज हमारी सबसे पहले है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, और अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज को। तो उसमें क्या होता है, जो सब्सिडीज डायरेक्टली फार्मर को कैश के फॉर्म में प्रोवाइड करी जाए। क्लियर। उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई किसी कमोडिटी पे हम प्राइस को घटा दें, बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। उसको जो कमोडिटी है अपनी उसी प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी जो सबको मिल रही है, उसमें कोई कंपनसेट नहीं करेंगे कि भाई प्राइस में कोई कंपनसेट नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन उसके लिए जो उसको सब्सिडाइज अमाउंट जो है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्लियर। ठीक है, तो ये जो है इस जो डायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंदर के कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। सबसे पहली है हमारी पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो पर ईयर किसानों को 6,000 रुपीज देती है, 6,000 रुपये देती है। वो भी वो मतलब कि 4 महीने में इतने मिलेंगे, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके, मतलब पर उसे हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे पर ईयर। उसके 6,000 रुपीज फिक्स हैं, वो उसके अकाउंट में ही आएंगे सीधा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लियर। ऐसे ही हमारी पहल जो स्कीम है एलपीजी के लिए, उसमें भी ऐसा ही होता है, जो उनको सब्सिडी मिलती है सिलेंडर के ऊपर कस्टमर्स को, वो उसके जो सब्सिडी है वो सीधी अकाउंट में आती है। क्लियर। उसके बाद एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट भी ऐसे होता है, जो हमारा जो प्राइस है जो कम किया जाता है वो भी डायरेक्ट हमारे फार्मर्स के अकाउंट में आता है। ये था डायरेक्ट सब्सिडी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई डायरेक्ट कैश प्रोवाइड नहीं किया जाता फार्मर्स को, पर इसका जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है इसके अंदर, उसको मार्केट प्राइस से कम कर दिया जाता है फॉर द फार्मर्स। ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है कि जो हमारे जैसे फर्टिलाइजर्स हैं फार्मर्स को, वो मार्केट प्राइस से कम में दिए जाते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। उसके बाद हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस और इश्यूज। क्लियर, कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और इश्यूज क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला आता है हमारा इंक्रीज इन फार्मर स्पेंडिंग फॉर फार्मिंग। अब जब अगर उसे कैश मिलेगा फार्मर को, तो उसकी जो स्पेंडिंग्स है, उसके जो खर्चे हैं, उसमें भाई एक तरह से इंक्रीमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। उससे वो अच्छे से अपनी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स खरीद पाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हेल्प इन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। अब उसके पास पैसा है तो वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को खरीद सकता है, ग्रो कर सकता है। क्लियर। थर्ड वन क्या आता है कि जो पब्लिक फंड्स हैं, जिनको अगर हम ये सोचे कि अगर बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो उसको वो पैसा ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, तो बेनिफिशियरी को उसका कोई भी कहते हैं ना फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो उस चीज के मिसयूज से बचते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के एडवांटेजेस। अब इश्यूज क्या क्या आते हैं डायरेक्ट सब्सिडीज के। सबसे पहला इशू क्या आता है कि फार्मर जरूरी नहीं है उस चीज को फार्मिंग में ही यूज करे। उस जो मनी आई है उसकी, उसका जो अमाउंट आया है, उसको जरूरी नहीं है कि वो फार्मिंग के लिए यूज कर रहा है। क्या पता वो फार्मिंग से अदर पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हो। तो उससे क्या होगा कि हमारा जिस पर्पस के लिए हमने पैसा प्रोवाइड किया है, मनी प्रोवाइड किया है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें, वो उसके लिए नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर। दूसरा क्या आता है, सम बेनिफिशियरीज आर नॉट द रियल नीडी वंस। कई बार कैसा होता है कि ना कुछ लोग फेक या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती रियल में, लेकिन वो फिर भी सब्सिडी ले रहे होते हैं। तो ये एक इस चीज का मिसयूज हो रहा है।
ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो रियल है नीडी वंस है उन तक वो जो कैश है या जो सब्सिडी है वो नहीं पहुंच पाती। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो है सम ऑफ द बेनिफिशियरीज डोंट हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जैसे किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से जो प्रॉपर जिनको चाहिए सब्सिडी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जाएँ उन लोगों के कि भाई उन लोगों के लिए जो जिनके पास नहीं है, कि जिनका खाता नहीं खुला हुआ, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको प्रॉपर पहले वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि उन तक वो सब्सिडी पहुँच सके। तो दीज आर द इश्यूज ऑफ डायरेक्ट सब्सिडी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट सब्सिडीज के बारे में। तो ये आता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प मतलब डेवलप करने में, बूस्ट करने में हेल्प मिल रही है। कैसे कि हम सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो उससे क्या हो रहा है कि वो, और मैंने बताया था कि सब्सिडीज सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं होती, सर्विसेज के फॉर्म में भी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा आता है प्राइमरी सेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है हमारा, तो इसलिए हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो रहा है। तीसरी क्या है कि अब मैंने बताया ना सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है सब्सिडी के अंदर, तो यही है कि हम फार्मर्स को फ्री ट्रेनिंग दिलाते हैं कि जिससे उनको फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले और अच्छी नॉलेज हो, कैसे सीड्स आते हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे कैसे मतलब फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को के लिए कि कैसे यूज़ करना चाहिए। तो जब वो सब चीज़ें सीख जाएगा फार्मर्स तो वो अच्छे से अपनी क्रॉप को ग्रो कर पाएगा, तो उसमें भी इनडायरेक्ट सब्सिडी हमारी हेल्प कर रही है। उसके बाद एक्वायर क्वालिटी इनपुट्स, क्वालिटी इनपुट्स मिलते हैं, मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं उन्हें। तो ये सारे क्या है एडवांटेजेस हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी का। उसके बाद इश्यूज क्या है इनडायरेक्ट सब्सिडी के। सबसे पहला आता है सब्सिडीज आर ओनली सीरियल सेंट्रिक इन एग्रीकल्चर। कैसे कि सीरियल्स के मतलब राइस और व्हीट, ये जो क्रॉप्स हैं हमारी, इन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, जिससे कि ये सेक्टर तो कहीं ना कहीं बूम कर रहा है। लेकिन बाकी जैसे जो बाकी की क्रॉप्स हैं, जैसे मान लो हम कह दें वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, बाकी और भी कितनी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है वो हाइक हो जाता है और लोग उसको फिर खरीदना तो पड़ता है। वेजिटेबल भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, लेकिन उनमें सब्सिडाइज नहीं है वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से वो महंगी पड़ रही है लोगों को। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स वाटर रिसोर्सेज इम्पैक्ट द सस्टेनेबिलिटी। अब क्या होता है अगर हम कम प्राइस में फार्मर को या फिर नीडी वंस को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वो ओवर यूटिलाइजेशन में कई बार क्या होता है कि उससे हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे रिसोर्सेज की वो इफेक्ट होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनडायरेक्ट सब्सिडी का। उसके बाद हमारा आता है चांसेस ऑफ करप्शन इन इनडायरेक्ट सब्सिडीज। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सिडाइज जो चीज़ है वो वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, जो मेन जो पर्सन है उस तक वो चीज़ पहुँच पाए या ना पहुँच पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका इशू है कि हमारा करप्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या इशूज़ आपको क्लियर हो गए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो बाकी जो टाइप्स बचती हैं सब्सिडीज़ की। उसमें सबसे पहला है इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी मतलब जो भी फार्मिंग में इनपुट दे रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, वो कौन कौन से हैं? फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करे वो है, सीड है, और फिर क्रेडिट या कैश है। तो ये सारे इनपुट सब्सिडी में आएंगे। तो इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडाइज अमाउंट दिया जा रहा है या मतलब मार्केट प्राइस में लो किया जा रहा है, लो डाउन किया जा रहा है उसको, तो वो होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब इसका एग्जांपल क्या है? जो हमारा फर्टिलाइजर है जिसका नाम है नीम कोटेड यूरिया, उसका जो रियल डोमेस्टिक जो प्राइस है हमारा वो कितना है? 17,000 पर टन है, लेकिन हम उसे सब्सिडाइज करके अप्रोक्सीमेटली कितने का दे रहे हैं? 5920 का। तो ये हो गया सब्सिडाइज अमाउंट। तो ये होता है हमारा फर्टिलाइज सब्सिडी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन सब्सिडी। इरिगेशन सब्सिडी क्या है कि हम जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं किस लिए? इरिगेशन जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए, उसके पैटर्न्स को मॉडिफाई करने के लिए, उसके लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी होती है? इरिगेशन सब्सिडी होती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके अंदर हम क्या एम कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेशन के लिए कवर कर सके। उसके लिए क्या थीम दी गई है, हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी, ये उसकी थीम है। उसके बाद इसका दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि इम्प्रूविंग वाटर यूजेबिलिटी, पानी का यूज जो है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। इसकी क्या थीम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि हर ड्रॉप के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिले। इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा 55% फाइनेंशियल हेल्प है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दी जा रही है, और जो 45% है वो बाकी के जो फार्मर्स बच गए उनको प्रोवाइड करी जा रही है। क्लियर? तो ये था इरिगेशन सब्सिडी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर सब्सिडी। पावर सब्सिडी के अंदर कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करें। तो इसके अंदर हमारा एग्जांपल है पीएम कुसुम स्कीम। जो है पीएम कुसुम स्कीम की क्या फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम के अंदर क्या है कि हम जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने एक मोटो रखा है इसके लिए कि हमारी जो हमारी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो किससे बनेगी, नॉन फॉसिल सोर्सेज से। मतलब जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको हम यूज़ ना करके हमारे जो अनलिमिटेड सोर्स है जैसे कि सोलर लाइट है उसकी हेल्प से मतलब जो 40% तक जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको 2030 तक हम ऐसा करेंगे कि हमारे जो फार्मर्स को 40% तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से मिले, नॉन फॉसिल सोर्सेज से मिले। क्लियर? ये था हमारा पावर सब्सिडी कि हम फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी में जो हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे उसको कहते हैं पावर सब्सिडी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीड सब्सिडी, जिस सब्सिडी में हम फार्मर को अलग अलग वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको प्रोवाइड करें सब्सिडाइज रेट पे, या सब्सिडी प्रोवाइड करें सीड्स के ऊपर, वो क्या होती है, सीड सब्सिडी होती है। जैसे एग्जांपल है सीड विलेज प्रोग्राम इन विच ट्रेन ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड ऑफ वेरियस क्रॉप। इस प्रोग्राम के अंदर हम ट्रेन ग्रुप लेंगे फार्मर्स का, जिनको भाई हमने ट्रेनिंग दे रखी होगी, वो अलग अलग क्रॉप्स के प्रोडक्शन करेंगे, किसके, विद द हेल्प ऑफ सीड। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है एक, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सीड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सीड्स भेज रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये आ जाता है एक और मतलब पार्ट आता है सीड सब्सिडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। क्लियर? तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत मतलब अलग अलग तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम कर रही है। पहला हमने देख लिया हमारा इनपुट सब्सिडी। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी के अंदर जब गवर्नमेंट फार्मर्स की हेल्प करती है उनकी क्रॉप को मार्केट प्राइस से ज़्यादा में खरीद के, तो उसे क्या कहते हैं, उस सब्सिडी को क्या कहते हैं, प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द क्रॉप एट विच द गवर्नमेंट, जो कि एफसीआई हमारा कहीं ना कहीं उस सब चीज़ को हैंडल करता है, वो उस क्रॉप को खरीदता है, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप। तो सब्सिडी, हमारे जो प्राइस सब्सिडी है वो कैसे डिफाइंड है, जो डिफरेंस है किसके बीच में, जिस प्राइस पे क्रॉप हमारी गवर्नमेंट खरीद रही है माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप, वो आता है हमारा प्राइस सब्सिडी। क्लियर? और द प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाय द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स इज नोन एज प्रोक्योरमेंट प्राइस। जिस प्राइस पे हमारी जो गवर्नमेंट है फार्मर से उस क्रॉप को खरीद रही है उसको क्या कहा जाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें हमारा जो ये एग्रीमेंट जो है वो किस चीज़ पे एम करता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए, हमारी जो मार्केट में जो हम अपनी क्रॉप्स को लेके जाएं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, मार्केट एक्सेस जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, हर तरीके से हर चीज़ क्लियर रहे। उसके बाद ग्लोबल मार्केट इंटीग्रिटी की, जो ग्लोबल मार्केट है हमारा उसमें सबको मतलब सबको इक्वल वो मिले, मतलब इंटीग्रिटी रहे, ऑनेस्टी मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। क्लियर? इसके लिए इस एग्रीमेंट के अंदर 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट, नेक्स्ट वन इज मार्केट एक्सेस, एंड थर्ड वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। क्लियर? इनको अभी हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक सपोर्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, कि हमारी जो डोमेस्टिक सब्सिडीज हैं उनका रिडक्शन हो, क्यों, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्री ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट होता है और हमारा फेयर प्राइस भी डिस्टॉर्ट होता है। मतलब फ्री ट्रेड एंड फेयर प्राइस जो है वो डिस्टॉर्ट होते हैं और हमारा जो डोमेस्टिक सब्सिडीज है उनमें रिडक्शन होता है। एज पर एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, AMS के द्वारा या के थ्रू ये क्या मतलब जो WTO है उसने क्या किया है,
सॉरी, WTO के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ हैं उनका रिडक्शन हो, जिसकी वजह से हमारा जो फ्री ट्रेड है और हमारा जो फेयर प्राइस है वो डिस्टॉर्ट होते हैं। इस पर हमारा जो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट है, AMS जो है हमारा, उसके अंदर जो हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट है उसको 6 साल के लिए 20% तक रिड्यूस किया गया है, किसके लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, और 13% तक रिड्यूस किया गया है 10 सालों के लिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सपोर्ट जो है WTO के द्वारा जो चलाया गया है उसमें हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमें सब्सिडी की ज़रूरत है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सब्सिडी की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बहुत कम सपोर्ट करते हैं, बहुत हद तक सपोर्ट नहीं करते। मतलब सपोर्ट करने का मतलब है कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इतना बेनिफिशियल नहीं है। WTO के जो स्कीम है या जो एग्रीमेंट जो है वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। इसमें जो हमारी सब्सिडीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर दोज विच डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड डू नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट ऑल्सो। इसके अंदर ना तो ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, ना ये हमारे प्राइस सपोर्ट को ही इन्वॉल्व करती है, ये बिना लिमिट के, विदाउट लिमिट इम्प्लीमेंट की जाती है। इसका एग्जाम्पल है PM किसान स्कीम, तो इसके अंदर कोई भी ट्रेड डिस्टॉर्शन या प्राइस सपोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सेकंड आती है हमारी एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स जो है उस तरह की सब्सिडी है जिसमें ट्रेड भी डिस्टॉर्ट होता है, हमारा प्रोडक्शन भी डिस्टॉर्ट होता है। ये जो सब्सिडीज़ हैं ये डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, जिससे इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हमारा क्या आ जाता है, MSP आ जाता है। भाई क्वांटिटी के हिसाब से फिर हम उसी हिसाब से हम MSP लगाते हैं। ये भी हमें पता है कि जैसे राइस है, व्हीट है, ये ज़्यादा लेवल पे या ज़्यादा लार्ज लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए फिर MSP लगाई जाती है। तो इसलिए ये जो सब्सिडीज़ होती हैं ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ आर डिज़ाइन टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए जो सब्सिडीज़ डिज़ाइन की गई हैं वो आती हैं ब्लू बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है मार्केट एक्सेस। इसके अंदर कंट्रीज़ को राइट होता है कि वो अपने टैरिफ जो हैं फ्री ट्रेड के लिए उनको सेट कर सकें, और वो रिमूव भी कर सकती हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स को और कन्वर्ट कर सकती हैं टैरिफ वन से। क्लियर। उसके बाद थर्ड वन जो आता है हमारा वो आता है एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर क्या होता है हमारा कि सारी कंट्रीज़ की जो हमारी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं उनको डिस्पोज किया जाए। ये किसके अंडर आता है, नैरोबी पैकेज ऑफ WTO। क्लियर। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सब्सिडी। अब सब्सिडी के इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है, सबसे पहला आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू फार्मिंग थ्रू सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट कैश और लोअरिंग द कमोडिटी प्राइस। सबसे पहला मेजर यही है कि भाई हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, किस तरह से कि हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली, मतलब कैश की फॉर्म में, या फिर हम प्राइस को कम करके। पहला मेजर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करें हर बेनिफिशियरी को, जिससे कि जो भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए वो उस बेनिफिशियरी तक पहुंच पाए। तीसरा क्या आता है, फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज़। पेरिशेबल कमोडिटीज़ क्या होती है, जैसे जो हमारी वेजिटेबल्स आती हैं या और भी कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो मतलब जल्दी अगर हम उनको अच्छे से ना रख पाएँ, कोल्ड स्टोरेज में ना रखें तो वो ख़राब हो सकती हैं, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पावरिंग आर प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम अपने प्रोड्यूसर को, हमारे फार्मर को और हमारे रिटेलर जो भाई खरीद रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, अगर हम उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसे बूम कर पाएगा। जब तक क्रॉप मार्केट में पहुंचेगी नहीं तो उसको पहुंचने तक के प्रोसेस के जितने भी लोग, जितने भी मतलब हमारे इन्वॉल्व हैं, पर्सन इन्वॉल्व हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर हम एम्पावर करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल मेजर फॉर एग्री सब्सिडीज सच एज टू इंक्रीज एम्बर बॉक्स। वही मैंने बताया था अभी आपको कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो WTO जो एग्रीमेंट के अंदर जो सब्सिडी का जो फॉर्म आता है या जो जो एक तरह से टाइप है उसका, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कम बेनिफिशियल है। तो ग्लोबल जो मेजर्स हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के लिए उनको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, या चेंज करने का मतलब है कि इंक्रीमेंट होना चाहिए एम्बर बॉक्स में। क्लियर। और भी कई तरीके से जो हमारे ग्लोबल मेजर्स हैं वो हमारे फेवर में हो, उस तरीके के अगर काम हो तो हमारे जो सब्सिडी वाली जो चीज़ है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो
विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज वो बूम कर पाएगा, वो आगे इम्प्रूव कर पाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम फार्म सब्सिडीज के लिए जो पॉलिसी है हमारी, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्राइस एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसी। इसके अंदर और फर्दर जो मतलब प्राइजेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्राइस है बफर स्टॉक जो है, प्राइस है हमारा MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, MIP मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बफर स्टॉक, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक और PDS को मैं लास्ट वीडियो में भी एक बार बता चुकी हूँ ब्रीफ में, और इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट पेमेंट, थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड लास्ट इज फोर्थ वन इज वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, इनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइस एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसीज हमारी हेल्पफुल होती हैं, किस लिए? प्रोडक्शन कॉस्ट को एनहेंस करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो मेन जो प्राइसेस हैं या जो मेन इनकम सपोर्ट है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको। सबसे पहला आता है हमारा मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कौन सा प्राइस है? बिलो विच एन एक्सपोर्टर इज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट द कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया। कि जो हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो हमारी कमोडिटीज़ को या प्रोडक्ट्स को, जो क्रॉप्स को इंडिया से बाहर सेल करता है, भेजता है, उसको अलाउड ना हो उस प्राइस से नीचे बेचना या भेजना इंडिया से बाहर, उसको कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को किस तरीके से इम्पोज किया जाता है कि जो हमारे डोमेस्टिक रिटेलर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए और हमारे फार्मर्स को हेल्प मिल पाए फॉर गेटिंग द बेटर प्राइस, कि उन्हें अच्छे से अच्छा प्राइस मिल पाए। इस तरीके से MEP को सेट किया जाता है। क्लियर। गवर्नमेंट MEP को जनरली उन कमोडिटीज़ पे या उन क्रॉप्स पे अप्लाई करती है जिनके जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे अनियन है, पल्सेस है। ठीक है, ऐसे सेंसिटिव कमोडिटीज़ के अंदर कौन से आते हैं? अनियन, पल्स और भी कई आती हैं। ठीक है, तो उन पे हम MEP लगाते हैं। जो लीगल बैकिंग है MEP की, वो कहाँ से आई है, कहाँ से ली गई है? फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 से। और MEP का जो डिसीजन है वो कौन लेता है? यूनियन मिनिस्ट्री लेती है, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, MIP। MIP कौन सा प्राइस है? ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिक्वेस्ट के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके लिए? जो हमारी पेरिशेबल या फिर हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर, जो जल्दी ख़राब होने वाले जो कहीं ना कहीं क्रॉप्स होते हैं जिनको लॉन्गर पीरियड तक नहीं रखा जा सकता, उनके लिए जो प्राइस जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस लिए? कि भाई हमारा जो मार्केट प्राइस में फॉल ना आए, मतलब मार्केट प्राइस जो है हमारी उन कमोडिटीज़ का ना गिरे, उसके लिए हम एक मार्केट इंटरवेंशन प्राइस लगाते हैं। क्लियर। ये किस पे लगाया जाता है? पेरिशेबल एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ पे लगाया जाता है। ओके, ये कब इम्प्लीमेंट किया जाता है? जब एटलीस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 10% प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, या 10% डिक्रीज इन द रूलिंग रेट ओवर द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। कि जो हमारे पिछले साल जो अगर हमारा मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज था 10% का। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, अब MSP जो है हमारा, उसको हम इन डिटेल अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। बफर स्टॉक जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब ब्रीफ में डिस्कस किया है, और PDS को भी डिस्कस किया है ब्रीफ में। इसके बाद डिटेल में हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट क्या है? डायरेक्ट पेमेंट इज गिवन टू फार्मर्स टू प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट फार्म इनकम। डायरेक्ट पेमेंट क्यों प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को? कि भाई उनको प्राइस स्टेबिलिटी रहे, कि उनको ये ना लगे कि अगर उन्हें कोई क्रॉप के लिए सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो उनके पास पैसा रहे, और फार्म इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वही आ गया, दे आर डिजाइन टू मेंटेन द एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट मिले, इसके लिए इनको डायरेक्ट पेमेंट को डिजाइन किया गया है। डायरेक्ट मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट्स को मेंटेन रखने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या होती है हमारी? इट हैज़ बीन कन्फर्म that well-developed rural infrastructure such as road connectivity, irrigation facilities, water supply, rural electrification, tube wells, storage and fertilizer sale depots help in improving agriculture production at low cost and are the major infrastructure services. अब हमारे लिए एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या बन सकती हैं? यही बन सकती हैं, रोड की कनेक्टिविटी हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, वाटर सप्लाई अच्छे से आ रही हो,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, भाई पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पहुंचे जिससे कि भाई हमारा इरिगेशन सिस्टम है जो वो मैनेज हो पाए। उसके बाद ट्यूबवेल्स, भाई पानी का के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजीज है वो होनी चाहिए। स्टोरेज और फर्टिलाइजर्स के लिए जो डिपोज हैं वो वहीं पे होने चाहिए, जिससे कि भाई वो इतनी रीच में रहें जिससे कि हमारा किसान वहाँ से खरीद पाए। क्लियर। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वेयर हाउस रिसिप्ट। Warehouse receipt is a form of documentation used within the future market to ensure the quality and quantity of particular commodity stored within the approved facility। क्या होता है, एक रिसिप्ट होती है, एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसकी वजह से हम जो मार्केट में जाके भाई बता सकते हैं हमारी ये क्वालिटी थी, ये क्वांटिटी थी हमारी किसी भी कमोडिटी की, जिसको हम मतलब स्टोर करके रख सकें, जिसको स्टोर करने की जो फैसिलिटी मिले, उसके लिए हम जाके ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारी इस क्रॉप की ये क्वालिटी थी, इतनी क्वांटिटी थी, कि भाई इस टाइप की क्रॉप थी और इतनी क्वांटिटी में थी। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन या जो रिसिप्ट होती है उसको क्या कहते हैं, हम वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। जब कमोडिटी स्टोर की जाती है कहीं पे, उसके लिए जो एक अप्रूव फैसिलिटी जो मिलती है, उसके लिए जो एक रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है, उस रिसिप्ट में ये बताया जाता है कि क्या क्वालिटी है उस क्रॉप की, क्या क्वांटिटी है, तो उसको कहते हैं वेयर हाउस रिसिप्ट। द वेयर हाउस रिसिप्ट इज यूज्ड एज स्पेसिफिक फाइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सपोर्ट टू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज। तो ये एक स्पेसिफिक फाइल इंस्ट्रूमेंट है किसके, मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडिया में भी और बाकी की कंट्रीज में भी। इससे हमारा मैनेजमेंट इजी हो जा रहा है ना, कि भाई अगर हमारे पास रिसिप्ट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ के, कि भाई जो कमोडिटी स्टोर हो रही है कि भाई कितनी क्वांटिटी में हो रही है, किस क्वालिटी की है, मतलब कौन सा टाइप है उस क्रॉप का, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना। ठीक है। तो ये मार्केट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है वेयर हाउस रिसिप्ट। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा MSP के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। MSP क्या है? इट इज़ द गारंटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कब डिसाइड किया जाता है? जब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का एक्सेसिव फॉल हो जाता है मार्केट प्राइस में, उसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस एक ऐसा प्राइस सेट कर देती है, गारंटेड प्राइस सेट करती है, जिससे कि हमारे फार्मर को लॉस ना हो। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ये लॉ इसको एनफोर्स नहीं करता, ये गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही इसको लगाती है इन द नीडेड कंडीशन, जब जरूरत होगी नेसेसरी कंडीशंस में ही MSP लगाया जाता है। क्लियर। MSP फॉर वेरियस क्रॉप्स इज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। CACP क्या है? हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है। तो हमारी जो MSP है वो क्रॉप्स के लिए कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, किसकी रिकमेंडेशन पे? CACP की पे। और ये कब किया जाता है? जब क्रॉप का सीजन आता है, उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमारा MSP को डिसाइड कर दिया जाता है कि ये MSP होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा हम जो रिकमेंडेशन देता है CACP उसके बारे में पढ़ लेते हैं। CACP की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो कमीशन बना है ये 1965 में बना था, किसकी रिकमेंडेशन पे? LK झा कमेटी की पे। इन्होंने जो सबसे पहले, इसका नाम क्या था? इसका नाम था APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसको क्यों बनाया गया था? LK झा कमेटी ने इसको क्यों बनाया था? जस्ट टू सेटअप अ कमीशन, मतलब एक ऐसा कमीशन सेटअप किया गया था फॉर द फार्मर्स to provide them feasible price for their crops and help them in increasing their production and to know about agriculture technology। किस लिए बनाया गया है ये कमीशन? इस LK झा कमेटी ने क्यों बनाया है इस कमीशन को? कि जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है क्रॉप का, उसमें इंक्रीमेंट आ सके, फार्मर्स को उसके प्राइस में फिजिबल, मतलब कहीं ना कहीं सब्सिडी मिल सके, उसको फिजिबल प्राइस मिल सके, और हमारी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में जान सके। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसको रिकमेंड किया था LK झा कमेटी ने। और कब बनी थी ये? इन 1965 जब बनी थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, लेकिन बाद में इन 1985 इसका नाम बदल के CACP कर दिया गया, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 4 अदर ऑफिशियल मेंबर्स। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और बाकी के ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। इसका चेयरमैन अभी फिलहाल में प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा है। क्लियर। CACP के बारे में डिस्कस कर लिया हमने।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, देख लेते हैं हमारा प्रोसीजर कि हम एमएसपी को डिसाइड कैसे करते हैं, उस चीज़ का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले अभी हमने देख लिया था कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन देता है सीएससीपी। तो सीएससीपी सबसे पहले रिकमेंड करेगा एमएसपी को, ठीक है। उसके रिकमेंडेशन के बाद CCEA अप्रूव रिकमेंडेड एमएसपी। CACP के रिकमेंडेशन के बाद CCEA अप्रूव करता है एमएसपी को। अब CCEA क्या है? CCEA इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो कमेटी है ये अप्रूव करती है एमएसपी को। CACP बस रिकमेंड कर देती है, उसके बाद ये कमेटी जो बनाई जाती है, ये बनाई गई है, ये हमारा एमएसपी को अप्रूव करेगी। उसके बाद एमएसपी अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अनाउंस कर देगी। अनाउंस होने के बाद जो हमारा जो क्रॉप है जिसपे भी हमारी एमएसपी अनाउंस हुई है, उसके बाद FCI क्या है उसका प्रोक्योरमेंट करेगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जो CACP है वो 23 कमोडिटीज़ के ऊपर अब तक एमएसपी रिकमेंड कर चुकी है। उसमें 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और जो 4 हैं वो कैश क्रॉप्स हैं। तो आप इन सबको रीड कर लीजिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो इस ईयर का जो हमारा MSP है, जो रिकमेंडेड MSP है, उसको भी आप एक बार देख लें। उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और अगर मैं अभी करंट अफेयर बनाऊंगी आगे तो मैं उसमें इसको ज़रूर डालूंगी। जो इस ईयर का जो हमारा MSP है, जो CACP ने रिकमेंड किया होगा इन कमोडिटीज़ के ऊपर, इन 23 कमोडिटीज़ के ऊपर, उसको उन वीडियोस में मैं कवर करूंगी, उन करंट अफेयर की वीडियोस में मैं कवर कर लूँगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टाइमली इस चीज़ को रीड कर लें। अगर आप इस वीडियो को देखें तो उसके बाद जाके ज़रूर इनका जो MSP का जो प्राइस है उसको ज़रूर एक बार देख लें कि क्या रिकमेंड किया गया है इस साल के लिए, 2021 और 22 के लिए। क्लियर? अब हम डिस्कस कर लेते हैं MSP से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या आते हैं MSP से। MSP हैज़ अनइक्वल एक्सेस। MSP के लिए हमारा अनइक्वल एक्सेस है। कैसे? मैंने अब पहले भी बताया था, प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया है अभी वीडियो में पीछे, कि हमारा जो मेजरली जो हमारी कहीं ना कहीं सब्सिडी है या फिर MSP जो है वो सीरियल ओरिएंटेड है। मतलब हमारी जो मेन क्रॉप्स है जैसे राइस है, वीट है, जिसको आजकल मतलब जो फार्मर है वही ज़्यादातर ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे सब्सिडी भी अच्छे से मिल रही है और वही जो क्रॉप्स है उसकी वो अच्छे से MSP भी उस पर अच्छा मिलता है, तो वो अच्छे से ग्रो कर अच्छे से मतलब वो उसके लिए फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी को ही ग्रो कर रहा है। बाकी की जो जितनी भी क्रॉप्स हैं वो क्या है, अनरिकॉग्नाइज रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है वो अगर हाइक होता है तो उससे मतलब जो हमारे जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए इक्वल एक्सेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द स्टोरेज इज लिमिटेड एंड गवर्नमेंट नीड टू प्रोक्योर एवरी ईयर। अब स्टोरेज तो लिमिटेड है लेकिन सरकार को हर साल प्रोक्योर करना पड़ रहा है। FCI हर साल प्रोक्योर कर रहा है जो हमारा मतलब जितनी भी हमारी जो क्रॉप्स हैं जिस पे भी हम MSP लगा रहे हैं, तो वो प्रोक्योर करना पड़ रहा है उसे, क्योंकि उसको PDS करना पड़ता है। भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हमारा, उसके अंदर हम जो नीडी वंस है, जो वीकर सेक्शन है, उनको हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ना कहीं डिजास्टरली हमें कि भाई फ्लड आ जाए, ड्रॉट हो जाए, तो उसके लिए उस सिचुएशंस के लिए हम प्रोक्योर करके रखते हैं। तो स्टोरेज हमारी लिमिटेड है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें इशू आता है। नेक्स्ट है आफ्टर द प्रोक्योरमेंट बाय FCI देयर इज हाइक इन द प्राइस फॉर द रिमेनिंग वंस। अब जब अगर प्रोक्योर कर लिया हमने और बाकी जितना, अब मान लो हमारे पास एक पूरी कमोडिटी है, उसमें से अगर 2/3 अगर हमारा FCI प्रोक्योर कर रहा है, हमारे पास 1/3 ही रह जाता है, मतलब एक हिस्सा रह गया हमारे पास, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली हाइक होगा ही होगा। क्लियर? उसके बाद आता है ऑल क्रॉप्स आर नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब एक तरह की ही क्रॉप ग्रो करे जाएगा इंसान, उसके बाद मतलब उसी मतलब एक सॉइल पे एक तरह की क्रॉप ग्रो हो रही है, बाकी की क्रॉप अनरिकॉग्नाइज रह रही है, तो जो हमारा फार्मर है वो उसी तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। तो एक बैलेंस जो है हमारी जो क्रॉप्स के बीच में, या फिर जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो ये भी एक बहुत ही मेजर इशू है। तो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सब क्लियर होगा। आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिटेल में।
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे आप एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट एंड एथिक्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनकी वीडियो के कंटेंट के लिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ edumust1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।